पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक स्पेसिफिक मोशन करता है, जैसे मोशन ऑफ द प्लैनेट। अब मोशन प्लैनेट किस तरीके से मोशन करता है, ये है कि देखो सारे प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ जो है वो सन के अराउंड, और सन के अराउंड एक ऑर्बिट में, ऑर्बिट का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर पाथ में जो है मूव करती, मतलब सर्कुलेट करती है। इसी तरीके से जितने भी प्लैनेट हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के अराउंड, अब हमें सन का ही पता है तो हमें सन के ही अराउंड मूव करते हैं। ये मरकरी एंड वीनस जो होता है उसके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं। नेचुरल सैटेलाइट जो होते हैं वो एक सेलेशियल, मतलब इनकी पावर, मतलब एक ऐसी एक मतलब एनर्जीफुल बॉडी होती है जो कि हमारे प्लैनेट के अराउंड घूमती है। प्लैनेट जो घूमता है वो किसके अराउंड घूमता है, स्टार मतलब सन के अराउंड घूमता है। ठीक है। और मार्स के पास देखिए दो लिटिल प्लैनेट है। जुपिटर के पास 79 नोन सैटेलाइट्स हैं, सॉरी सैटेलाइट्स। तो आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के लिए भी है, ठीक है, और इसके लिए भी है। और सैटर्न जो है वो मैक्सिमम प्लैनेट में, पहले तो यूरेनस था, अभी सैटर्न हो गया है मैक्सिमम प्लैनेट। अब केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है कि ये एक ऑर्बिट होता है, एक पाथ होता है जिसमें कि कोई भी सैटेलाइट मूव करता है। तो इस केपलर्स लॉ ऑफ मोशन कहने का मतलब होता है कि अगर कोई सैटेलाइट जो है यहाँ से यहाँ तक की मूव किया है, अगर कोई प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक का मूव किया है, तो ये एरिया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का मूव करता है, ये एरिया, दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपाउंडेड 3 लॉज होते हैं। देखिए क्या बोला, ऑल प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन इलेप्टिकल, बोलता है कि दो इलेप्टिकल के अराउंड घूमता है। सेकंड कहता है कि रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वाइप आउट इक्वल एरिया। तो ये दोनों एरिया जो होंगे इक्वल होंगे, जो जितने प्लैनेट जो मूव करेगा सन के अराउंड, और जो उसका एरिया होगा वो इक्वल होगा। फिर सेकेंड लॉ क्लियरली क्या कह रहा है, क्लियर्स कर रहा है कि क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन मूव फास्टर एंड, तो ये क्या क्लियर कर रहा है कि जो सन के क्लोजेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करता है, और सन के जो बहुत दूर होता है वो जो है वो स्लो मूव करता है। देखिए पहला लॉ था कि सर्कुलर में करता है, दूसरा लॉ था कि एरिया इक्वल होता है, तीसरा लॉ होता है कि और स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। केपलर्स थर्ड लॉ कहता है कि पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। मैथमेटिकल फॉर्मूला, इट मीन्स दैट इफ यू नो अबाउट द प्लैनेट इज पी, हाउ लॉन्ग इट टेक द प्लैनेट टू मूव अराउंड द सन, देन यू विल डिटरमाइन द प्लैनेट। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो उसके पी स्क्वायर जो उसके एक्सिस के क्यूब के बराबर होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स हैव ओपिनियन दैट ऑल बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स अटैच टू ईच अदर बाय अ फोर्स। जितने भी बॉडी होते हैं वो एक तरीके से फोर्स से अटैच होते हैं। जैसे मैंने बताया हम चल कैसे पाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो इसी तरीके से तो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। तो क्या कह रहा है, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो मास m1 m2, ये देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए फोर्स जो होता है, अब ये क्या होता है ना, जब हमें इसको हटाना पड़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट को हटाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जी की वैल्यू अब मान लो m1 m2 r2 एकदम पास बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, और 1 यूनिट रख दिया इक्वल है, तो जी की एक वैल्यू आती है। जी की वैल्यू क्या आती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये सही है। ठीक है, नहीं ये देखिए ये फार्मूला कैसे आता है, खैर आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, ये मून और अर्थ के बीच की बातें होती हैं, तो इसको जो है समराइज़ करके ये निकलता है। Gravity and gravitational acceleration of gravity is attraction force by which earth attract any object, और पेकुलर फॉर्म ऑफ ये एक ग्रेविटेशनल का फॉर्म होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रो और ड्रॉप्ड फ्रीली इट फॉल्स टूवर्ड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की तरफ आता है क्योंकि उसकी ग्रेविटी होती है, तो जिस ग्रेविटी से आता है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ठीक है, ये हो जाता है। अब एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि
F इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है, एम इंटू ए और एम इंटू जी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे भी F इज इक्वल टू ये हो गया, तो एम जी इज इक्वल टू जी एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो एम से एम कैंसिल हो जाता है, तो जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये सब यहीं पे लिखा हुआ है। अब देखिए आपको पढ़ना क्या है। जी की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, और कैपिटल जी की होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ये सब याद रखने की ज़रूरत है। अब ये सर्कुलर मोशन जो है, सर्कुलर मोशन है, फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल, दिस फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स इम्पोज्ड बाई अर्थ ऑन अ सैटेलाइट। अब ये है अर्थ जो सैटेलाइट पे किस तरीके से फोर्स लगाती है। तो हमने एफ पढ़ा था एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इफ़ द सैटेलाइट का मास m है और अर्थ से डिस्टेंस r है और स्पीड v से चल रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है फिजिकल एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमने अभी पीछे पढ़ा था f की वैल्यू होती थी जी m, मतलब अर्थ m जो है अर्थ का, फिर जिस मास से वो जा रहा है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सॉरी डिवाइडेड बाई आर। तो इसमें m से m कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू आ जाती है रूट जी एम ई अपॉन आर। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, और ये अर्थ का मास हो जाएगा और डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और अब इसके वेलोसिटी क्या होता है कि हम कितने स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट्स को फेंक रहे हैं। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ, कितने स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं कि वो वापस नहीं आ पाए। ठीक है, इसकी वैल्यू एक होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आप याद कर लीजिए। देखिए अब हमें वहाँ पे एग्ज़ाम में तो हमारे पास टाइम नहीं होता है ना, कोई भी फार्मूला को हम डिराइव करें, फिर इसके बाद हम हर चीज़ उसमें अप्लाई करें। तो इस तरीके से आप ये सब चीज़ें याद कर लीजिए। सर्कुलर मोशन ऑफ स्केल वेलोसिटी, तो अर्थ से अगर कोई फेंका जा रहा है और जो ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है, तो अगर उसके वेलोसिटी के अकॉर्डिंग निकाला जाए तो ये होता है √2 वी नॉट। ठीक है, अब √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये तो आपको पता होगा। सिंपल पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि एक देखिए, एक जो है स्ट्रेट लाइन होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। उसके बाद एक पीरियोडिक मोशन पे ये यहाँ पे एक बॉल अटैच होती है पेंडुलम, इसके पीरियोडिक मोशन पे ये ऐसे मोशन करता है टू एंड फ्रो में। तो अब इसमें हमेशा पूछा जाता है टाइम, पीरियोडिक टाइम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम की पीरियोडिक टाइम 2π √L/g। अब g कांस्टेंट होता है और टाइम जो है हमेशा लेंथ पे है। अब लेंथ में ठंड में क्या होता है, लेंथ जो है कम हो जाती है, तो टाइम जो है लेंथ कम हो जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेंथ बड़ी हो जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही क्वेश्चन हमेशा पूछता है, यहाँ पे पूरा समरी यही लिखी हुई है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाई डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ। किसने बताया था, मतलब किसने एंटिसिपेट किया था न्यूटन्स की इसकी लॉ को कि ग्रेविटेट, सारी ऑब्जेक्ट जो होती है वो ग्रेविटेट करती हैं अर्थ को। तो ब्रह्मगुप्त जो थे वो 7th सेंचुरी में मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे, एंड ही वॉज बॉर्न इन बिनमल राजस्थान, और ही इज़ नोन एज ब्रह्मास्पुत सिद्धांता, एंड विच ही डिक्लेयर दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट। इन्हीं के थिंग्स पे न्यूटन्स की थ्योरी काम करती है। हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, अब सबको पता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा था, ये देखिए ये डेट हमें कभी कभी पूछ लेता है। और न्यूटन्स ने जो है मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी को दिया था, और न्यूटन प्रपोज करते हैं एवरीबॉडी इन ए यूनिवर्स अटैच्ड टू ईच अदर। हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अटैच्ड है। और अभी मैंने बताया था ना, जी m1 mt डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर f, ये चीज़। हु प्रोपाइंडेड द यूनिवर्सल लॉ, वही चीज़ है। एस्ट्रोनॉट इन ए स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, क्योंकि ग्रेविटी काम करती है। क्योंकि ग्रेविटी की वजह से तो हम खड़े होते हैं ना, हम चल पाते खड़े होते हैं, तो वहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं करती है। इफ़ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम ऑपरेटिंग स्पेस इट विल क्या करेगी, ये जो है स्पेस शिप के, अगर हम ऊपर जा रहे हैं, कोई ग्रेविटी है नहीं, तो स्पेस शिप के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। जैसे स्पेस जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे स्पेसशिप है, रोटेट कर रहा है। अगर हम यहाँ से बॉल फेंकेंगे या एप्पल फेंकेंगे तो वो भी इसी तरह स्पीड से ही रोटेट करेगी, क्योंकि ग्रेविटी है नहीं तो बाहर नीचे नहीं गिर पाएगा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल। अब लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरता है, उसका कारण क्या है कि वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल विद इन इट्स बेस।
तो इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बेस पे होती है, इस वजह से नहीं गिरता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए आप, एनीथिंग विल रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज वर्टिकल लाइन गो थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई भी चीज़ जब तक नहीं गिरती है जब तक उसका वर्टिकल लाइन जो है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है। यहीं पर पूरा ये सब लिखा हुआ है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अगर सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए तो व्हाट इज़ नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि अब फार्मूला इस पर रख के देख लेंगे ना, क्योंकि ये m1 मास और अर्थ का मास है और ये तो कांस्टेंट ही होता है, ये भी दोनों सेम ही रहेगा, सिर्फ r, तो r अगर अर्थ पे r है और 1/4 अगर कर देते हैं, सॉरी डबल कर देते हैं, आप बोला ट्वाइस कर देंगे तो वो 1/4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सब करके दिखाया। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव इट्स वेट रिमेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से फेंका जा रहा है तो उसका वेट थोड़ी चेंज हो जाएगा। Because mass of an object and gravity remain unchanged. If a piece of equal size of wood, wax and iron, wood है, wax है और आयरन है, ठीक है, ये फेंका जा रहा है सेम हाइट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन जो है वो तेज़ी से सरफेस को टच करेगा, सब जो है सब एक साथ रीच करेंगे। क्या कारण है, क्योंकि अगर एयर का रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल कर दें तो ऑल पीस ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड, वैक्स एंड आयरन फॉलिंग फ्रॉम अ सेम हाइट डिस्पाइट देयर weight difference, it will hit the ground at the same time because they have the same gravitational acceleration. The weight of a human being on the moon is 1/6 compared to earth. तो ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, मून डज नॉट हैव ग्रेविटी, ऐसा नहीं है, ग्रेविटी भी 1/6 हो जाती है। वेट ऑफ एनीबडी इज़, क्या बोला, इज़। अब चारों ऑप्शंस पढ़िए तो क्या बोला जा रहा है कि मैक्सिमम एट अ पोल, मोर एट इक्वेटर, तो इक्वेटर पे तो कम होगी, पोल पे देखिए जब या तो हम यहाँ से जब ऊपर जाने लगते हैं तो हमारा वेट जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, पोल पे सबसे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे सबसे कम होता है। वेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ मैक्सिमम एट अ पोल। देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट बट इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस on the earth surface. It is due to fact that earth is not a perfect sphere. It is flattened at the pole and bulges at the equator. The polar radius is rp is lesser than the equator radius. तो ये देखिए यहाँ पे, अब ये इक्वेटर रेडिएसर जो है क्या होता है, ये ज़्यादा है, ये r ज़्यादा है इस r से, ठीक है, तो r1 मान लीजिए, इसको r1 कर दिया, इसको r2 कर दिया, r1 ज़्यादा है r2 से, तो जब भी हम g इज इक्वल टू gm/r² निकालेंगे तो फिर r² निकालेंगे, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो g जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² हो जाएगी। तो एक हो जाएगा g इज इक्वल टू 1/r1² और दूसरा हो जाएगा g इज इक्वल टू 1/r2²। तो जिसका r ज़्यादा बड़ा होगा वो जो है, जिसका r ज़्यादा बड़ा होगा वहाँ का मास कम होगा। ये देखिए तो क्या मैथमेटिकल है, ये इसको सबको छोड़ दिया करिए, ये भी मैथमेटिकल है, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। वी जो होता है फाइनल वेलोसिटी होती है, u जो इनिशियल वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन इनटू टी। तो यहाँ पे बोल रहा है इट विल बी बीट्स इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, तो आफ्टर 3 सेकेंड बोल रहा है, तो v इनिशियल 0 है प्लस ए 9.8 इंटू टी, तो निकाल लेंगे तो आ जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ विल श्रिंक बाय 1% एंड इट्स मास रिमेनिंग द सेम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ श्रिंक बाय 1%, श्रिंक बाय 1%, तो इसका मतलब 1% श्रिंक हो जा रही है, तो मान लीजिए 1 मान लेते हैं, और 1% श्रिंक हो रही है तो 0.99%, 0.99, एक तो 1 होगा, दूसरे वाले का 0.99 होगा। इस तरीके से फॉर्मूले को इक्वेट करके निकाल सकते हैं। इफ़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक विल बी, अगर डिस्ट्रक्टिव है तो अर्थक्वेक विल बी दिस वन। Earth travel in its orbit at a speed of 4400 per kilometer. Why we will feel not speed? हम स्पीड क्यों नहीं फील करते हैं? क्योंकि हमारी जो रिलेटिव स्पीड होती है अर्थ से, हमारी रिलेटिव स्पीड 0 होती है।
इस वजह से यहाँ पे भी वही कह रहा है, इफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सडनली डिसअपियर हो जाएगा तो हमारा जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो, वेट ऑब्जेक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा, बट मास जो है वही सेम रह जाएगा, क्योंकि वेट जो होता है वेट इज इक्वल टू m इंटू जी होता है, और हमारा वेट जो है वो g पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारा मास जो है m जो है वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। An artificial satellite orbiting around the Earth does not fall down. This is because of does not exist in a distance, ये तो कोई मतलब नहीं है। It neutralized by attraction of a moon, ये भी कोई मतलब नहीं है। Provide the necessary speed for its speedy motion, ये भी कोई मतलब। It provide the necessary acceleration for motion. Okay, an artificial satellites orbiting around the Earth does not fall down because the gravitational attraction of the earth which produce the necessary acceleration for its motion is a curved path. Satellite is kept moving in its orbit around the earth is due to क्यों? centripetal force, centripetal force ही तो लगता है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है रियल फोर्स होता है, काउंटर एक्ट करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। इट प्रिवेंट मतलब यह जो है ऑब्जेक्ट को बाहर निकलने, जैसे ये इधर से जो लगाएगा सेंट्रीपिटल, इधर से जो सेंट्रीफ्यूगल, तो ऑब्जेक्ट जो है अपने पास से बाहर ना जा पाए, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया जाता है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कंटिन्यूसली एक्टिव इन इट्स ऑर्बिट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्टेन्ड बाई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट बाई द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट बाई द अर्थ, अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट पे लगाया जाता है उसकी वजह से। यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए, नोन फोर्स ऑफ द नेचर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो बोला विथ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता ना तो हमारे पास कोई बैलेंस्ड नहीं रह जाता, तो ये गलत हो गया, बाकी तो सब सही है। और हाँ, इफ़ अ पर्सन सिटिंग इन ए लिफ्ट देन वी विल फील दैट हिज मास विल गेट इंक्रीज्ड। तो जब एलिवेटर अपवर्ड जाता है, देखिए एक फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, W इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है, ठीक है, एम जी प्लस ए, तो ये हो जाता है G इज इक्वल टू जी प्लस ए, जी प्लस ए, एम इज इक्वल टू जी प्लस ए, सॉरी हाँ ये नहीं एम इज इक्वल टू जी प्लस ए होता है। तो अभी क्या है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो हमारा क्या होगा, मास जो है, सॉरी जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा ना। इट इज़ क्लियरली दैट एलिवेटर इज गोइंग अपवर्ड, अ पर्सन एक्चुअली फील्स अ लिटिल हैवियर यूजली वेट ऑफ, ऑन द अदर हैंड व्हेन एलिवेटर एक्सेलरेट डाउनवर्ड द यूजली फील, क्योंकि जब नीचे आएंगे तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में होगा, हम ऊपर जाए तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में हो रहा है। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड पेंडुलम मैंने पीछे बताया था आपको कि टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। फिर वाई पेंडुलम क्लॉक यूजली लूजेज टाइम इन समर, तो मैंने ये बताया था ना समर में क्या होता है, लेंथ जो इंक्रीज हो जाती है पेंडुलम की लेंथ, पेंडुलम के स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से अब एक गर्ल है जो कि स्विंग झूले पे झूल रही है, व्हेन गर्ल स्टैंड अप अगर झूले पे खड़ी हो जाती है तो उसका पीरियड ऑफ स्विंग जो है वो क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ L/G, अगर वो खड़ी हो जाती है तो लेंथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ना। स्विंग पे अगर खड़ी हो जाती है, व्हेन शी स्टैंड अप शी इज़ इफेक्टिवली मूविंग हर मास हायर दस शॉर्टनिंग द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये देखा यहाँ पे, अ पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम इज सेट इनटू ऑसिलेशन, देन अगर वो ऑसिलेशन पे है तो क्या क्या हो सकता है, तो द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो व्हेन द वर्ब पासेस थ्रू द मीन पोजीशन। देखिए यहाँ पे ये है मीन पोजीशन, ठीक है, और ये है पेंडुलम। तो बोल रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगा जब वो मीन पोजीशन को पास करेगा, तो सही है, यहाँ पे हाइयर होगा। दूसरा बोला इन ईच साइकिल बॉब अटेन अ गिवन वेलोसिटी ट्वाइस, हाँ ये भी बात सही है। बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ बॉब आर ज़ीरो व्हेन इट रीच द एक्सट्रीम पोजीशन, नहीं वेलोसिटी जो होगी एक जगह पे एक्सट्रीम होगी, लेकिन वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो होगी, एक्सेलरेशन होगा एक्सट्रीम होगा। द एप्टीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिक्रीज विद द टाइम, एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होगा। अब देखिए क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ सिंपल
हार्मोनिक मोशन में चल रहा है, पासिस थ्रू मीन पोजीशन, अगर वो मीन पोजीशन से पास कर रहा है तो क्या क्या हो सकता है, कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन बिकम जीरो, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो मैक्सिमम होगा। और अगर दूसरा है, अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे, अगर वो यहाँ पोजीशन पे है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, मैंने बताया था, काउंटर फोर्स जो वो मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, बट जो पोटेंशियल एनर्जी होगा और वेलोसिटी जीरो होगी, तो मैंने ये चीज़ बताई थी। पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर, पेंडुलम क्लॉक किस में रन फास्टर कर सकता है, जिसमें लेंथ जो है, लेंथ जिसमें छोटी हो। पेंडुलम जो है विंटर में पेंडुलम लेंथ जो है स्मॉलर हो जाती है, इसकी वजह से। इसके वेलोसिटी मैंने आपको बताया था 11.2, आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, टर्म ऑफ द escape velocity मीन मिनिमम स्पीड दैट मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट escape फ्रॉम द ग्रेविटेशनल। मैंने बताया था ना कि इतनी मिनिमम स्पीड से फेंका जाए कि वो वापस ही ना आए। What will happen if the object throw into space with a speed 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे तब वो वापस नहीं आएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, वो रिटर्न हो जाता है अर्थ को। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, कोई एटमॉस्फेयर मून पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके वेलोसिटी ऑफ अ गैसेज मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स इज़ लेस देन द रूट वेलोसिटी, जो रूट वेलोसिटी से मतलब कम है इसकी वेलोसिटी, इसीलिए। तो लाइटनिंग अ कैंडल इन ए स्पेस डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे स्पेस में कोई ऑक्सीजन नहीं होता। अ फ्लेम एग्जिस्ट ड्यू टू पुल ऑफ द ग्रेविटी। तो कहा, नासा इज मेड अ क्लियर एक्सपेरिमेंट दैट ग्रेविटेशन इज अ मस्ट फॉर लाइटनिंग कैंडल, ग्रेविटेशन जरूरी है। इन केस ऑफ माइक्रो ग्रेविटी इन ए स्पेस क्राफ्ट वी विल एबल टू लाइट अप द flame, but it is not possible to actual vacuum. In fact, flickering of the frequency of the flame is proportional to the square root of acceleration due to gravity due to the diameter of the candle, and due to lack of the gravitational forces in a space it is zero. It is state of weightlessness in the size of candle flames will be spherical, फिर स्फेरिकल होगा। ठीक है, अब चलिए ये चैप्टर हम अगला आगे पढ़ेंगे, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, बाकी जो भी हमने पढ़ा है उसको आप एक बार रिवाइज करिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड मोटिवेट मी एंड हेल्प मी इफ़ यू वांट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग हार्ड।